Do you face problems in remembering NCRT? If your answer is yes, then you are at the right place. Hi everyone, I am Dr. Divya and I run this channel and I am here to help you with my notes. So, like, share, and subscribe to the channel if you haven't already, so that you don't miss any notification. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. इस चैप्टर में 12 पेजेस हैं एंड वन बाय वन विल कवर दोज. फाइन. सो ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 278 पेज नंबर निकालना है और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ एज यू कैन सी दे रखा है. इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोटी चीज़ें हैं, अगर याद रहेंगी तो वेल एंड गुड. तो अब स्टार्ट करते हैं. इसमें बता रखा है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स का नाम ले रखा है यहाँ पे. तो ऑर्गेनिज्म चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और जो गैसेस हैं उसका फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी में. तो इस वजह से सिंपल ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल तो होता नहीं है, क्योंकि वो सिंपल हैं तो कुछ स्पेशल फ्लूइड नहीं होगा. लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक हैं, तो वो जो सराउंडिंग में वाटर है वो सर्कुलेट होता है. तो सर्कुलेट H2O फ्रॉम सराउंडिंग से वो जो पानी है वो ले लेते हैं और वो उनकी बॉडी कैविटीज़ में जाता है. बॉडी कैविटीज़ में जाते ही वहाँ से जहाँ जहाँ से वो सर्कुलेट होगा वो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस कैरी करेगा और इसी तरह से सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा. बस यही काम था, सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है इस वजह से. सो कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं था. कॉम्प्लेक्स में होता है स्पेशल फ्लूइड्स दे रखे हैं जो हैं ब्लड और लिम्फ. दो तरह के फ्लूइड्स दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स में जो ये सर्कुलेशन का फंक्शन कैरी आउट करते हैं. सिंपल में कुछ नहीं था, तो पानी बाहर से आता था और वैसे ही निकल जाता था. तो ब्लड की हम बात करते हैं. ब्लड को बोला गया है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिव टिश्यू है. ये किस टाइप का टिश्यू है ये इम्पॉर्टेंट है. इधर फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्लड को अगर आप बोलोगे कि किन चीज़ों से बना है तो हम बोलते हैं कि फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सी, ठीक है. अब प्लाज्मा, दो चीज़ों की बात की है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो कितना प्लाज्मा है ब्लड में और कितना फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इसका परसेंटेज दे रखा है, विच इज़ प्लाज्मा 55% है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स अब 45%. प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%. प्लाज्मा का कलर क्या होगा, स्ट्रॉ कलर्ड. विस्कस फ्लूइड है, इट्स नॉट वाटरी, इट्स विस्कस. अब इसमें जो प्लाज्मा का कंटेंट है, प्लाज्मा भी किसी चीज़ से बना होगा. प्लाज्मा में वाटर जो है, वाटर का परसेंटेज 90 to 92%, 90 से 92%. परसेंटेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी वैल्यूज़ हैं वेरी इंपॉर्टेंट. तो वाटर का जो परसेंटेज है वो 92% है. फाइन. एंड इसमें प्रोटीन्स का परसेंटेज क्या है, 6 to 8% है. और मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, मेजर प्रोटीन्स 3 तरह के हैं यहाँ पे, 3 तरह के यहाँ पे बता रखे हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन. फिब्रिनोजन का काम क्या है, कोगुलेशन का. यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी कि कोगुलेशन का ही काम होगा. ग्लोबुलिन डिफेंस का काम है. ग्लोबुलिन में डिफेंस का काम है. किस तरह से याद कर सकते हो, जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ को भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन, तो उसमें ग्लोबुलिन ऐड है तो एंटीबॉडीज़ तो डिफेंस के लिए है. सो बाय दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि डिफेंस के लिए है. एल्ब्यूमिन के लिए स्पेशली बोला गया है ऑस्मोटिक बैलेंस की वजह से. ऑस्मोटिक बैलेंस में ये हेल्प करता है. तो ये प्रोटीन्स की बात करेंगे तो 3 तरह के प्रोटीन्स हैं. फाइन. अब मिनरल्स भी होंगे. मिनरल स्मॉल अमाउंट में दे रखा है यहाँ पे कि कौन कौन से हैं. सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट आयंस एंड क्लोराइड आयंस. यहाँ पे ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, इसके बारे में लिखा है दीज आर ऑलवेज इन ट्रांजिट. सब कुछ है, मतलब सब कुछ ही, नॉट जस्ट फॉर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स, एवरीथिंग इज ऑलवेज इन ट्रांजिट. कभी भी ब्लड में ऐसा, प्लाज्मा में ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी. these things are always present and are always in transit. Coagulation factors हैं, coagulation factors present होते हैं
बट दोज आर इन इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव में क्यों होंगे? क्योंकि कोagulation फैक्टर्स एक्टिव होंगे तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा, वो तो कोagulate कर जाएगा। तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये तब काम आते हैं जब कहीं बॉडी में इंजरी हो जाती है, आप कहीं भी इंजरी हो जाती है, जब ब्लड लॉस होता है तो ब्लड लॉस में वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होती है, तब ये कोagulation फैक्टर्स काम आते हैं, वरना ये इनएक्टिव रहते हैं। फाइन। तो प्लाज्मा, अब इसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि सीरम क्या होता है। सीरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें प्लाज्मा को लेंगे और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, उसको हम सीरम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लाज्मा के बारे में बता रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी परसेंटेज सीरम क्या होता है और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, वाटर का परसेंटेज क्या है, प्रोटीन्स का परसेंटेज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी लेट्स कम टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% दे रखा था। तो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है एरिथ्रोसाइट। आरबीसीज का नाम सुना है? आरबीसीज को ही हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, अदर नेम है। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट जो होगा, पूरे जो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स जितने भी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट है एरिथ्रोसाइट। फाइन, एरिथ्रोसाइट। और इसका जो वैल्यू है, वैल्यू 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। पर मिलीमीटर क्यूब ऑब्वियसली वॉल्यूम की बात की जा रही है, जो ब्लड का वॉल्यूम है पर मिलीमीटर क्यूब, इसमें 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज आर प्रेजेंट। ये चीज़ मेंशन कर रखी है। आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन का साइट इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। मोस्ट मैमल्स में इसी तरह की चीज़ होती है कि आरबीसीज न्यूक्लिएटेड नहीं होते, अर्ली स्टेजेस में न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट उसके बाद जो मेच्योर स्टेज है, मेच्योर आरबीसीज है, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो मोस्ट मैमल्स में ऐसा ही होता है। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? बिकॉज एचबी को एकोमोडेट करना होता है। फाइन, तो इस वजह से न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है। मोस्टली मैमल्स के चीज़ें यही होती है और ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्यू मैमल्स आर डिवॉइड, फ्यू मैमल्स में जो आपका आरबीसीज है इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर फ्यू आता है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। तो मोस्टली मैमल्स में ये चीज़ें होती हैं। शेप इसका बाइकॉनकेव है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और इसमें एचबी प्रेजेंट होता है। एचबी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन, अब नाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब आयरन एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। प्रोटीन अभी तो पढ़ा था, प्लाज्मा में ग्लोबिन प्रोटीन है, तो ये इसके साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आयरन के साथ कंबाइन कर रहा है। फाइन। तो इसका जो एचबी का जो वैल्यू है, कितना एचबी प्रेजेंट होता है ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम, ये एक वैल्यू दे रखी है बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। वैसे फीमेल्स का कम होता है रेंज, बट ये एक इन जनरल दे रखा है कि 12 to 16 ग्राम। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज। सिग्निफिकेंट इन रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये सबको पता है। आरबीसीज का हमने पहले भी उसमें पढ़ा था चैप्टर में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि कितना, क्योंकि ये CO2 भी कैरी करता है और CO2 भी कैरी कर सकता है, और O2 भी कैरी करता है, मेनली O2 कैरी करता है। तो ये गैसियस ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करता है। इसका जो लाइफ स्पैन है इट्स 120 days, फिर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और जो आरबीसीज डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन में। सो स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये क्वेश्चन आ जाता है क्वाइट सिंपल कि कहाँ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको बोलते हैं? इट इज़ स्प्लीन। नाउ कम टू सेकेंड, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में आएंगे। ल्यूकोसाइट में WBCs हैं, में WBCs नहीं है, मीन्स ल्यूकोसाइट्स को ही वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, WBCs। फाइन। तो ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एचबी नहीं है। यहाँ पे आयरन की वजह से, यहाँ वहाँ पे एचबी था एरिथ्रोसाइट में, तो उसकी वजह से उसका जो कलर था वो रेड था। और बट इसमें कुछ एचबी नहीं है तो ये कलरलेस होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं था, WBCs में प्रेजेंट होता है। और इसकी रेंज दे रखी है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। उसमें था 5
5 to 5.5, इसमें है 6,000 to 8,000 का रेंज। फाइन। जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसमें तो 120 डेज़ का लाइफ स्पैन दे रखा था। इसमें स्पेसिफिकली कितना है ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखी है, बट शॉर्ट लिव्ड है, दे हैव ओनली मेंशन दिस थिंग। सो जो WBCs हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में फर्दर 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स की होती है। वैसे भी ग्रेन्युलोसाइट्स ही ज़्यादा होते हैं और मेजॉरिटी भी न्यूट्रोफिल्स की होती है। इसलिए इसमें लिखा है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि इट इज़ अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट है। और सबसे कम ग्रेन्युलोसाइट, सबसे कम होता है बेसोफिल। बेसोफिल का नाम आता है, सबसे कम बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा। फाइन। अब इसके फंक्शंस बता रखे हैं। फंक्शंस में है कि इसका परसेंटेज जो है 60 to 65%, 0.21%, eosinophils 2 to 3%, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस, MCQs में आ सकता है। फेगोसिटिक न्यूट्रोफिल्स हैं, फेगोसिटिक है। जो पैथोजेंस हैं उनको मतलब इट जस्ट ईट्स देम, फीड्स ऑन इट, तो ये फेगोसिटिक है। इट डिस्ट्रॉयज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अगर डिस्ट्रॉय करने का, अगर लिखा है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का, तो वो न्यूट्रोफिल में आएगा। बेसोफिल में इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, मेन है इन्फ्लेमेशन। इट सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, ये सब सिक्रीट होता है। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन, और ये एलर्जी में भी ये रेस्ड होते हैं, जिसको कई बार होता है, जिसको जो बहुत एलर्जिक होता है इओसिनोफिलिया बोलते हैं। मीन्स जो इओसिनोफिल्स हैं वो ब्लड में रेस्ड हैं। तो जितने भी ये जो चीज़ें हैं, अगर फेगोसिटिक लिख कर आता है तो न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल लिख कर आता है, अगर इन्फ्लेमेशन लिख कर आता है तो बेसोफिल है, अगर रेजिस्ट इन्फेक्शन लिख कर आता है या एलर्जी लिख कर आता है तो इओसिनोफिल है। फाइन। और अगर आ जाए कि हिस्टामिन कौन सिक्रीट कर रहा है, सेरोटोनिन कौन सिक्रीट कर रहा है, हेपारिन कौन सिक्रीट कर रहा है, तो इट इज सिक्रीटेड बाय बेसोफिल सेल्स। नाउ ए ग्रेन्युलोसाइट्स में याद रखना, ए ग्रेन्युलोसाइट याद कर सकते हैं ml से, ml जो लीटर का यूनिट है। मोनोसाइट्स में ये सिर्फ 2 तरह के हैं, मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट आर 20 to 25%। मोनोसाइट्स के लिए भी फेगोसिटिक बोल रखा है। तो फेगोसिटिक जहाँ पे भी आए तो 2 जगह के लिए आ रहे हैं, मोनोसाइट्स में भी और किस में था, न्यूट्रोफिल्स में भी आ रहा है। तो अब ये लिम्फोसाइट्स पे आते हैं। लिम्फोसाइट्स एज यू रिमेंबर कि ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 मेजर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दो मेजर लिम्फोसाइट्स होते हैं। बोन मैरो में होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में होता है। तो यहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट्स हैं और ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, तो 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। आई होप क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स में। थ्रोम्बोसाइट्स में का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कितने सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, 3। प्लाज्मा में प्रोटीन्स कितने थे, 3। ग्रेन्युलोसाइट्स कितने हैं, 3। तो अब थ्रोम्बोसाइट्स में आते हैं। ये सेल फ्रैगमेंट्स हैं, सेल के फ्रैगमेंट्स ही हैं और वैसे ही दिखते हैं। इसका जो वैल्यू है ये 1.5 to 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब वैल्यूज़ और हैं, और वो जो याद रखनी है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस करता है स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो में ये सेल्स हैं, और मेगा कैरियोसाइट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड दीज रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, जो क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कभी भी डेंगू में जैसे होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है और ब्लीडिंग की टेंडेंसी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। तो क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। फाइन। और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये डिक्रीज़ होगा, एज यू कैन सी है यहाँ पे लिखा है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, एज यू कैन सी इन डेंगू ऑल्सो।
तो ब्लड ग्रुप्स में ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारा कि हमने ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने देख लिया कि किस तरह से बना हुआ है, कितनी चीज़ों से बना है उसका। अब हम उसका ब्लड ग्रुप देखेंगे, ग्रुप्स देखेंगे ब्लड के, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया है, अब ग्रुप्स देखेंगे। ग्रुप्स में दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बेसिस होते हैं, एक एबीओ ग्रुपिंग होती है और एक आरएच वाली होती है। एबीओ में क्या होता है कि हम प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं टू सरफेस एंटीजन। ये जो एंटीजन्स हैं वो आरबीसीज के सरफेस पे होते हैं। ये ए और बी दो तरह के एंटीजन हैं और ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इन्हीं के बेसिस में हम आरबीसीज को अलग करते हैं। फाइन। एंटीजन का इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है कि केमिकल इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। फाइन, दीज आर द केमिकल्स विच इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एंटीजन्स होते हैं। तो दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। यहाँ पे एंटीजन के बारे में दे रखा था, ये चीज़ है इसकी डेफिनेशन, और एंटीबॉडी की डेफिनेशन ये दे रखी है कि दीज आर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन अगर आता है उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है वो बता रखा है, और वो भी दो हैं। अगर एंटीजन दो हैं तो एंटीबॉडी भी दो ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वी हैव टू मैच द ब्लड ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट, जो दे रहा है और जो ले रहा है ब्लड, उसके जो मैचिंग ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैचिंग नहीं होगा तो आरबीसीज क्लम्प कर जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें ब्लड ग्रुप मेंशन है, और उस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन होंगे, कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, और कौन से ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल इन लोगों को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये पूरा एक टेबल में मेंशन है। लेट्स सी दिस फर्स्ट। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए में एज यू कैन सी एंटीजन मेंशन है ए, एंटीबॉडी कौन सी है बी, और डोनर कौन सा है ए और ओ। नाउ लेट्स सी दिस कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और एंटीजन क्या है वो भी ए है, एंटीबॉडी बी है। ए और बी दोनों अलग अलग हैं, सेम होते तो क्या होता, क्लम्पिंग होती, इसलिए हमेशा अलग अलग होता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कभी भी सिमिलर यहाँ पे ब्लड में कभी स्टे करेंगे नहीं। ब्लड ग्रुप में फिर सेकंड नंबर पे है बी। बी में कौन सा एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन भी बी ही होगा। हियर यू हैव टू क्लैरिफाई दिस इन योर माइंड, लाइक जो भी ब्लड ग्रुप है एंटीजन भी वही होगा। ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है एंटीजन बी होगा। फाइन। अब उसके उल्टी वाली एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी ए। इट्स ईजी। और इसको कौन कौन देगा, एक ब्लड ग्रुप वी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, और ए में ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। अब ए वाला ए को दे सकता है, ये समझ आता है, बी वाला बी को दे सकता है, ये भी समझ आता है, लेकिन ओ वाला क्यों दे सकता है ये अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। ए बी में एज यू कैन सी ए बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन क्या होगा, ए और बी दोनों एंटीजन होंगे। अब इसमें दोनों एंटीजन हैं ए और बी, तो एंटीबॉडीज़ होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि चाहे अगर ए एंटीबॉडी होगी तो वो ए के साथ एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, अगर बी एंटीबॉडी होगी तो बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे एंटीबॉडी होती ही नहीं है। सो यहाँ पे नील है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से ब्लड ग्रुप डोनर्स हैं इस ब्लड ग्रुप के, ए बी के, ए वाला दे सकता है, बी वाला दे सकता है, ए बी वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है। फाइन। क्योंकि ये सारे ब्लड ग्रुप वाले इसको दे सकते हैं ए बी को, इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब ओ ब्लड ग्रुप की बारी आती है। ओ ब्लड ग्रुप में उसको यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ओ है तो एंटीजन कुछ है ही नहीं, एंटीजन कुछ नहीं है। अब एंटीजन कुछ नहीं है तो मतलब एंटीबॉडीज दोनों रह सकती हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे डोनर जो है वो क्या होगा, सिर्फ ओ होता है, ये बाकियों से नहीं ले सकता। अब यहाँ पे मैं जब बोल रही थी कि ए वाला है ए ब्लड ग्रुप में और बी ब्लड ग्रुप में या ए बी ब्लड ग्रुप में, तीनों में ओ दे सकता है ब्लड अपना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन ही नहीं है,
जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी उसकी एंटीबॉडी से, तो इस वजह से ये यहाँ पे ब्लड ग्रुप इनको दे सकता है, सॉरी ब्लड दे सकता है। फाइन। आर एच फैक्टर पे हम मूव ऑन करते हैं। आर एच फैक्टर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एंटीजन है तो ये आरबीसी के सरफेस पे होगा और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, 80% पॉपुलेशन में। रीजस मंकी से आता है ये, ठीक है। और ये आर एच पॉजिटिव ब्लड एक्सपोजर, अब ये कंडीशन दे रखी है कि आर एच पॉजिटिव अगर ब्लड है वो उसके एक्सपोजर में अगर आर एच नेगेटिव वाला आ जाता है तो क्या होता है, आर एच नेगेटिव वाला एंटीबॉडी बना लेगा उसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आर एच पॉजिटिव उसकी बॉडी में तो आर एच था नहीं, तो उसके लिए तो वो फॉरेन मटेरियल है, और फॉरेन मटेरियल को हमें क्या करना होता है हमेशा, अगर बॉडी में एंट्री ली है उसने तो भगाना होता है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनेंगी। फाइन, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब इसी कंडीशन को लेके एक कंडीशन है जो बहुत फेमस है, विच इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर एच इनकम्पैटिबिलिटी और मिसमैच। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कंडीशन तभी होती है जब मदर है वो आर एच नेगेटिव है, फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव है। पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फीटल आर एच है, ब्लड जो है वो एक्सपोज नहीं होता, दोनों मदर और मदर का और फीटस का जो ब्लड है वो एक्सपोज एक दूसरे के एक्सपोजर में नहीं आता, कांटेक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा सेपरेट करता है। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड वेसल्स रप्चर करती हैं, कैपिलरीज रप्चर करती हैं, तो होता क्या है कि पॉसिबिलिटी हो जाती है कि थोड़ा अमाउंट जो स्मॉल आर एच मीन्स जो फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। तो थोड़ा सा जो आर एच है फीटस का वो मदर में चला जाता है, और अगर ये मदर में चला जाएगा तो मदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, यही चीज़ हमने पहले की थी, ठीक है। वो आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी, लेकिन डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बॉडी में क्या करेंगी, ये बॉडी में स्टे करेंगी, हमेशा स्टे करेंगी। अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज मीन्स अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर होती है तो ये एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है। अगर ये मदर का जो ब्लड है, मदर का ब्लड जब डिलीवरी के टाइम पे फीटस के ब्लड पे लीक कर गया तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ हैं ये उस फीटस के आरबीसीज को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर नेक्स्ट फीटस भी आर एच पॉजिटिव है तो, वरना ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगी। लेकिन आर एच पॉजिटिव है, पहला फीटस भी आर एच पॉजिटिव था, नेक्स्ट फीटस भी आर एच पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि ये फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा। तो आरबीसीज डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, सिवियर एनीमिया विच इज़ फेटल, और इसके बाद जॉन्डिस भी डेवलप हो जाता है। फाइन, तो इसको अवॉइड कैसे करना है, आजकल ऐसा नहीं होता। एंटी आर एच एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी आर एच एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट मदर में पहले ही हम इंजेक्ट कर देते हैं फर्स्ट डिलीवरी के बाद में, ताकि नेक्स्ट डिलीवरी में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से ये चीज़ प्रिवेंट कर देते हैं। फाइन, अब हम कोगुलेशन पे आते हैं। कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन मैकेनिज्म है क्यों, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, वरना ब्लड लॉस होता रहेगा तो उसकी क्लम्पिंग भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि क्लम्पिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कई इंजरी हो जाती है, जब एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजरी होगी, प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, इन जैसी ही इंजरी होती है प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं फैक्टर्स जो एक्टिवेट करती है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुई है टिश्यू भी वही काम करती है जो प्लेटलेट काम करती है। फाइन, अब एक बिल्कुल उसके बाद थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, पूरा एक कैस्केड का प्रोसेस है, लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन है, कैस्केड प्रोसेस लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन है थ्रोम्बोकाइनेज के फॉर्मेशन के लिए, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। फाइन, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन एज यू हैव ऑलरेडी सीन की प्रोटीन्स में हमने 3 प्रोटीन्स पढ़े थे, उसमें से एक था फिब्रिनोजन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन था उसमें से एक था फिब्रिनोजन। ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम थ्रोम्बिन, एंजाइम थ्रोम्बिन, और ये एंजाइम थ्रोम्बिन कैसे आता है,
ब्लड में ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट होता है. अब प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन to thrombin, prothrombin to thrombin by thrombokinase. Thrombokinase से ये यहाँ पे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है. फिब्रिन क्या होता है? थ्रेड नेटवर्क होता है. डेड है, डैमेज्ड है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से थे? हमने 3 बताए थे ना, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स. तो ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, डेड और डैमेज होके यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं. इसी को क्लॉट कहते हैं, कोआगुलम बोलते हैं, और इसका कलर क्या होता है? डार्क रेडिश ब्राउन कम. फाइन. कौन सा मिनरल है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में? कैल्शियम. कैल्शियम आइंस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. फाइन. अब ये पूरी कहानी थी ब्लड की. ब्लड पूरा जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को सर्कुलेट करते हैं, तो उसमें 2 नाम दिए थे हमने. स्पेशल फ्लूइड्स थे दोनों. कौन कौन से थे? ब्लड और लिम्फ. सेकेंड लिम्फ है. अब हम लिम्फ के बारे में बात करेंगे. लिम्फ है टिश्यू फ्लूइड. लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं. फाइन. ब्लड इन कैपिलरीज इन टिश्यूज. तो यहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड है कैपिलरीज में, जो टिश्यूज में कैपिलरीज है उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है. यहाँ पे कुछ वाटर है, वाटर कंटेंट है, और कुछ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं. वो सेल्स के बीच में जो भी स्पेसेस हैं उसके बाहर निकल जाते हैं. मेक श्योर यहाँ पे RBCs नहीं निकलेंगे. फाइन. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. यहाँ पे कुछ वाटर, जो आपका ब्लड है, ब्लड में वाटर भी था, यू ऑलरेडी नो, और वाटर सॉल्यूबल चीज़ें भी थी. जो भी थी वो सेल से बाहर चली जाती हैं. ठीक है, वो सेल से बाहर चली जाती हैं. कौन क्या क्या चीज़ें नहीं जाती हैं? लार्ज प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBCs, WBCs, ये सब. सॉरी, WBCs नहीं होगा, RBCs नहीं जाती हैं, और लार्ज प्रोटीन्स नहीं जाते हैं. फाइन. फ्लूइड मूव्स आउट. फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है. इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड इसको बोलते हैं. जो फ्लूइड बाहर निकलता है इन चीज़ों को छोड़ते हुए, उसी को इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड जो लिम्फ है उसको बोलते हैं. और ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाके कलेक्ट हो जाता है, और ये मेजर वेन्स में ड्रेन बैक भी हो जाता है वापस आफ्टर सर्कुलेशन. फाइन. इसका कलर क्या है? इट्स कलर नो कलर. इट्स नॉट हैविंग एनी कलर, क्योंकि RBC नहीं है, RBCs नहीं है. RBCs की वजह से ही रेड कलर होता था ब्लड का, अब वो नहीं है तो फिर ये कलरलेस है. कुछ मिनरल्स हैं, और मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज इट इज़ प्लाज्मा के सेम ही जाता है. फाइन. यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे RBCs नहीं होंगे लिम्फ में, लेकिन WBCs प्रेजेंट रहते हैं. फाइन. और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं. स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स. स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे. ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ऑलरेडी नो, और ये इंपॉर्टेंट कैरियर है. ठीक है. फैट एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स. लैक्टियल्स कहाँ थी? याद करो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिक्यूमेंट्स पढ़ी थी. क्रिप्स में लैक्टियल प्रेजेंट थी, वहीं पे फैट का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था यहाँ पे. और क्या करवाता है लिम्फ का फंक्शन? क्या है? एक्सचेंज करवाता है गैस और न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड सेल. इंपॉर्टेंट है. ब्लड और सेल के बीच में कौन है जो ये एक्सचेंज करवाता है? लिम्फ. ओके. नाउ अब हम सर्कुलेटरी पाथवेज पे आते हैं, सिस्टम्स पे आते हैं. सर्कुलेटरी पाथवेज और सिस्टम्स, यहाँ पे ओपन और क्लोज, वी हैव बोथ द टाइप्स. ओपन कौन सा होगा? ओपन है, स्पेशलाइज नहीं होगा, तो लोअर सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये ज़्यादा होगा. तो ये आर्थ्रोपॉड्स और मलस्क का यहाँ पे नाम ले रखा है. यहाँ पे होता क्या है? हार्ट है जो पंप करता है, लार्ज वेसल्स होती हैं, और ये पंप करके कहाँ पे होता है? कहाँ पे ब्लड भेज देता है? साइनसेस. ओपन स्पेस है बॉडी कैविटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स प्रॉपर होती नहीं है. तो होता क्या है? ये पूरा एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे ही ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स ये पूरे ब्लड में बेथ करते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नहीं है सर्कुलेशन के लिए. बट क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्लोज स्ट्रक्चर में एनालीड्स और कॉर्डिड्स. ये याद रखना कि ऑर्थोपॉड्स में ओपन है और एनालीड्स में क्लोज्ड है. हो सकता है ध्यान ना रहे.
ये कन्फ्यूजन हो जाए। ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स, यहाँ पे वेसल्स होती हैं, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो फ्लो है वो आप रेगुलेट कर सकते हो प्रॉपरली। अब यहाँ पे तो एक पूरा स्पेस है, स्पेस में पूरा ब्लड भरा है और उसमें ऑर्गन्स है, वो फ्लोट कर रहे हैं, ये ऑर्गन्स था, ऑर्गन से यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, तो ये रेगुलेटेड नहीं है। बट जो क्लोज जो सिस्टम है वो रेगुलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे चीज़ें मेंशन करें कि जो सारे वर्टेब्रेट्स, ऑल वर्टेब्रेट्स हैव मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। सब वर्टेब्रेट्स में यहाँ पे ये याद रखना कि सारे ही वर्टेब्रेट्स में, ऐसा नहीं है मोस्ट ऑफ द वर्टेब्रेट्स या फ्यू ऑफ द वर्टेब्रेट्स, नो, ऑल द वर्टेब्रेट्स। तो सारे वर्टेब्रेट्स में मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट है। फिश में कितने चेम्बर्स का है? 2 चेम्बर्स का। इसमें से 2 चेम्बर्स में क्या होगा? 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल का यहाँ पे नाम नहीं है क्योंकि क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल का नाम मेंशन नहीं करना। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। 3 चेम्बर में 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे क्रोकोडाइल यहाँ पे 4 चेम्बर्स हैं, यहाँ पे 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, क्रोकोडाइल हमेशा आपको याद रखना है कि दिस इज द ओनली रेप्टाइल विच इज हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट, वरना सारे रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फाइन, एक्सेप्शंस यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे फिश का जो था, फिश का सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही एट्रिया है, एक ही वेंट्रिकल है, तो ये सीधा इसका सीधा ऐसे ब्लड जाना है। अब ऐसे देखो कि हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाहर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, गिल्स उसको ऑक्सीजनेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे गिल्स ऑक्सीजनेट करेंगे, वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा गिल से, और फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाएगा। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही उसमें जा रहा है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आप बात करेंगे तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की गिल्स हैं, स्किन्स हैं या जो लंग्स हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देते हैं? लेफ्ट एट्रियम को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, जो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। और बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, इट ऑलवेज हैपन्स। जैसे गिल्स, लंग्स हैं, स्किन है, ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको पास ऑन करते हैं? लेफ्ट एट्रियम से। और बॉडी पार्ट से जो भी यूज़ होके जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो राइट एट्रियम में जाएगा। और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि वेंट्रिकल एक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड की पंपिंग होती है। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड होता है, ठीक है। तो इसीलिए वजह से इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल रखा है। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन बिल्कुल प्रॉपर होता है। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड आता है, वेंट्रिकल्स पंप विदाउट मिक्सिंग, ये मिक्सिंग सिर्फ इधर ही होती है। फाइन, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, किससे कंसिस्ट करता है? मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, एक तो हार्ट होता है और यहाँ पे वेसल्स होती हैं और फिर ब्लड होता है। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ों की बात की है, तो अब हम हार्ट की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे ब्लड की हमने बात करी है, वेसल्स और हार्ट की बात करनी है। हार्ट की बात करते हैं, इसका कहाँ से डराइव हुआ है? मीजोडर्मल ओरिजिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोडर्मल ओरिजिन है। 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, यू ऑलरेडी नो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन से है। साइट इसका क्या है? थोरैसिक कैविटी, बीच में है थोरैसिक कैविटी, लंग्स के बीच में है और स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, पूरा का पूरा लेफ्ट में नहीं होता, इट इज स्लाइटली टिल्टेड। साइज क्या है? क्लेंच्ड फिस्ट, जो आप अपनी मुट्ठी बंद करते हो उसी के साइज का आपका हार्ट होता है।